वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 24 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु अभी यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया है। इसके बारे में अभी हाल ही में पंजाब और हरियाणा की 3 विरासत परियोजनाओं ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2023 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों में प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है। तो देख लेते हैं सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के बारे में। यूनेस्को प्रशांत और ये भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी और सार्वजनिक निजी सहयोग को प्रोत्साहन करना चाहता है। 2000 से सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्षेत्र में विरासत मूल्य की संरचनाओं, स्थानों और संपत्तियों को सफलतापूर्वक संरक्षित और पुनर्स्थापित करने में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक निजी पहल की उपलब्धि को मान्यता दे रहे हैं। मान्यता प्राप्त स्थलों में 5 चीन के, 6 भारत के और 1 नेपाल का है। भारत के पुरस्कार विजेता स्थल इस प्रकार हैं। इसमें अमृतसर में रामबाग गेट को उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो सभी श्रेणियों में सर्वोच्च मान्यता है। पंजाब के एक विरासती ग्रामीण होमस्टे पीपल हवेली को सतत विकास के लिए सम्मानित किया गया है। केरल के कुन्नामंगलम भगवती मंदिर के कर्णिकारा मंडपम में ने विशिष्टता पुरस्कार अर्जित किया है। वहीं हरियाणा में एपिफेनी, मुंबई में डेविड सैसून लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम और नई दिल्ली में बीकानेर हाउस को मेरिट का पुरस्कार मिला है। रामबाग गेट और प्राचीर, तो रामबाग गेट के 3 मंजिला संरचना है। इसका जीर्णोद्धार में पारंपरिक निर्माण तकनीकों और स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रियों जैसे चूने के मोर्टार में स्थापित विशिष्ट नानक शाही ईंटों का उपयोग शामिल है। पीपल हवेली ये गुरदासपुर में है। यह स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रियों और स्थानीय वास्तुकला भाषा का उपयोग करते हैं। पारिस्थितिकी पारंपरिक निर्माण विधियों पर इसमें जोर दिया गया है। यह बारी कलेक्टिव जैसी पहल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का समर्थन करता है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक शिल्प प्रथाओं के माध्यम से महिलाओं की जो आजीविका है उसको मजबूत करने वाले कार्यक्रमों की पेशकश भी करता है। हमारा अगला आर्टिकल है वॉटसन्स AI के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में COP 28 में नासा और IBM ने घोषणा की है कि वॉटसन्स .ai नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल ओपन सोर्स AI प्लेटफॉर्म हंगिंग स्पेस पर उपलब्ध होगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये तो वॉटसन्स AI IBM और नासा द्वारा, ध्यान रखना, IBM और नासा द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण है। यह उपयोगकर्ताओं को अंतरिक्ष में पृथ्वी की निगरानी करने, उसके पहल से जुड़े कुछ पर्यावरणीय परिवर्तनों को मापने के साथ साथ भविष्यवाणी करने में भी मदद करेगा। इस मॉडल का उपयोग बेहद सरल बनाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इसमें उपयोगकर्ताओं को केवल एक स्थान से और एक तारीख का चयन करने की आवश्यकता होगी और ये मॉडल बाढ़ के पानी पुनर्वनीकरण प्रयासों और अन्य जो प्रासंगिक कारकों में भी परिवर्तन को सूचित करेगा। वॉटसन्स AI काम कैसे करता है? तो ये एक फाउंडेशन मॉडल पर बनाया गया है। इसे अवर्गीकृत डेटा में व्यापक सेट पर प्रशिक्षित किया जा गया है, जो मॉडल को एक स्थिति के बारे में जानकारी को दूसरी स्थिति में लागू करने की अनुमति देता है। वॉटसन्स AI के मामले में नासा डेटा सेट प्रदान करता है। इसमें ये शब्दों के बजाय उपग्रह छवियों के संदर्भ में और IBM ने व्याख्या करने के लिए फाउंडेशन मॉडल इसके लिए बनाया है। समय के साथ सामने आने वाले दृश्य अनुक्रमों को समझने के लिए मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए एक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक छवि में रिक्त क्षेत्रों को भर दिया और इसको मॉडल के साथ एक साथ जोड़ने को कहा है। ये पता लगाने में तेज़ी से माहिर हो गया है कि तस्वीरें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, क्योंकि इसमें इसके अतिरिक्त छवियों को भी फिर से जोड़ा गया है। फिर मॉडल को फोटो को खंडित और वर्गीकृत करने जैसे कार्यों के लिए भी समायोजित किया गया है। वॉटसन्स .डेटा क्या है? तो ये नियंत्रित डेटा और AI कार्यभार के लिए
अनुकूलित एक उपयुक्त डेटा स्टोर है। इसे उद्यमों को अपने संपूर्ण डेटा पर जो परिदृश्य होते हैं इनका उपयोग करके एआई कार्यभार बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। वाटसन्स गवर्नेंस क्या है? तो वाटसन्स गवर्नेंस ये एक एंड टू एंड टूलकिट है जिसमें डेटा और एआई गवर्नेंस दोनों शामिल हैं। यह ग्राहक को संपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीवन चक्र मॉडल प्रबंधन जैसी एआई जो शासन क्षमताएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ये पारदर्शी और समझने योग्य एआई कार्य का प्रभाव बनाने में मदद करता है। हमारा अगला आर्टिकल है पप्पाथी चोल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी पप्पाथी चोल को संरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है, जो एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यहाँ तितलियों की एक बड़ी आबादी है तथा ये क्षेत्र बाल्सम और आर्किड प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। पप्पाथी चोल तमिल शब्द पप्पाथी से लिया गया है जिसका अर्थ होता है तितलियाँ, और चोल शब्द का अर्थ होता है शोला भूमि। यह स्थल तितलियों की उच्च आबादी के लिए जाना जाता है। इसे बाल्सम और आर्किड की दुर्लभ किस्मों का भी केंद्र भी माना जाता है। ये चतुरंग पारा पहाड़ियों और मथिकेट्टम 16 से ठीक बीच में स्थित है। इस क्षेत्र में पिछले वर्ष नील कुरुंजी को खिलता हुआ देखा गया था। नील कुरुंजी पे क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में। यह क्षेत्र यूकेलिप्टस के वृक्षों से आच्छादित है। यहाँ पर कई तितलियाँ तमिलनाडु के वर्षा छाया वनों से वापस मुन्नार की ऊंचाई तक प्रवास करने के दौरान इस क्षेत्र में पहुँचती हैं। इम्पेतिन्स बल्सीमिना के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये एक वार्षिक जड़ी बूटी है जिसे भारत म्यांमार का स्थानिक माना जाता है। ये एक वार्षिक बारहमासी प्रत्यय जड़ी बूटी का स्थलीय या कभी कभी एपिफाइटिक है। ये लंबे समय से गठिया, स्थमस, सामान्यीकृत दर्द, फ्रैक्चर, नाखूनों की सूजन, स्कर्बी, कार्कल्स और पेचिस, चोट, पैर के रोग आदि के इलाज के लिए निर्धारित इसको किया गया है। ये पौधों की पत्तियों से निकाले गए जो रस का उपयोग करके मस्सों और सर्पदंश को ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका इम्पेतिस बल्सीमिना का तो ध्यान रखना है। हमारा अगला आर्टिकल है फिब्रिस्टिलिस जेलिलियाना के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक नई प्रजाति साइपेरेसी की खोज की है और इसका नाम फिब्रिस्टिलिस जेलिलियाना रखा गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये कन्नूर जिले की लेटेरिटिक पहाड़ियों से प्राप्त ग्रेमिनाइड जैसे कि जो ये घास है, इसका मोनोकोटाइडोनस फूल वाले पौधों का एक परिवार है। ये समृद्ध तल से 60 मीटर की ऊंचाई पर लेटेरिटिक घास के मैदानों में विकसित होता है। ये जीनस फिब्रिस्टिलिस साइपेरेसी परिवार के भीतर सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक था, जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वितरित 320 प्रजातियों द्वारा दर्शाया गया था। भारत में जीनस का प्रतिनिधित्व 124 प्रजातियों द्वारा किया गया था, मतलब 124 प्रजातियां हैं जीनस की, जिसमें 97 पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट पर पाए गए थे। इसका खतरा इसको किससे है? तो इसका अस्तित्व खनन गतिविधियों के कारण और इसका निवास स्थान के विनाश के कारण इस खतरे में है, जिससे लेटेराइट पठार पर पहले से ही खंडित आबादी के लिए इसको खतरा इससे पैदा हो रहा है। इससे साइपेरेसी क्या है? तो ये एक मोनोकोटाइलडोनस फूल वाले पौधे के सेज परिवार से संबंधित है। ये घास जैसे शाकाहारी पौधे हैं जो विशेष रूप से दुनिया भर में नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये अंटार्कटिका को छोड़कर शेष सभी महाद्वीपों में वितरित हैं। हालांकि ये आर्कटिक, समशीतोष्ण और उष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रजातियों की एक बड़ी संख्या है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इन प्रजातियों की विविधता कहीं अधिक देखी जाती है। हमारा अगला आर्टिकल है सफ़ेद पेट वाला समुद्री ईगल। तो आइए देख लेते हैं। ये सफ़ेद पेट वाला समुद्री ईगल, ये इसका फोटो है, ऐसा दिखता है। अभी हाल ही में सफ़ेद पेट वाला समुद्री ईगल तटीय निवासों में सामान्यतः पाया जाने वाला एक विशाल शिकारी पक्षी मुकोम्बू ये तिरुचिरापल्ली में देखा गया है। सफ़ेद पेट वाला ईगल के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक दैनिक एकनिष्ठ शिकारी पक्षी है। ये युवा समुद्री ईगल किशोरावस्था में भूरे रंग के होते हैं और फिर ये धीरे धीरे पैबंदकारी तरीके से वयस्कों के समान दिखने लगते हैं और ये चौथे वर्ष तक पूर्ण वयस्क पंख प्राप्त कर लेते हैं।
ये संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं और ये उत्तर दक्षिण जो उत्तर से दक्षिण तक और दक्षिण चीन से ऑस्ट्रेलिया तक, ये तस्मानिया पश्चिम से पूर्व तक भारत और न्यूगिनी तक फैले हुए हैं। ये मुख्य रूप से समुद्र के निकट स्थलीय आवासों में रहते हैं और विशेष रूप से तटों और द्वीपों और कॉलोनियों के साथ झीलों, तालाबों, नदियों जैसे छोटे छोटे जो जल निकाय होते हैं उनमें उन क्षेत्रों में ये रहते हैं। अधिकांश सफ़ेद पेट वाले जो समुद्री ईगल हैं ये लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक रहते हैं और इनकी उच्चतम ऊंचाई 1700 मीटर दर्ज की गई है। संरक्षण की स्थिति इसकी तो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें ये लिस्ट कंसर्न है, मतलब निम्न चिंतनीय नहीं, यानी इसके खतरे की कोई चिंता नहीं है। हमारा अगला आर्टिकल है पाट मित्रों के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में जूट किसान को MSP और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए पाट मित्रों एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी JCI द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका उद्देश्य जूट किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं इस ऐप की। तो ये 6 भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें उपयोगकर्ताओं को सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके नवीनतम कृषि पद्धतियों और MSP के अलावा जूट ग्रेडेशन पैरामीटर्स, किसान केंद्रित योजनाएं जैसे कि जूट ICAI और मौसम पूर्वानुमान, JCI में खरीद केंद्रों के स्थान को खरीद नीतियां भी इस ऐप में उपलब्ध कराई गई हैं। किसान MSP ऑपरेशन के तहत JCI को बेचे गए कच्चे जूट के लिए अपने भुगतान की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं। उनके प्रश्नों के लिए चैटबॉट जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियां सुविधा शामिल है। भारतीय जूट निगम लिमिटेड यानी JCI के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1971 में जूट के खेती जो करने वाले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक आधिकारिक एजेंसी के रूप में की गई थी। ये जूट की फसल और जूट उत्पादों के जीवन में वृद्धि और उनकी बेहतरी के लिए भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी है। ये कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है और ये 7 राज्यों में फैल गया है। भारत में जूट उगाने के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उगाता है जूट, उसके बाद बिहार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 करोड़ रुपए के अधिकृत चुकता पूंजी प्रदान की गई है इसके लिए। सरकार के नीतिगत निर्णय अनुसार JCI बिना किसी मात्रात्मक सीमा के उत्पादकों द्वारा समर्थन दरों पर जितनी भी जूट की पेशकश की जाती है उसे खरीदने के लिए बाध्य है। नीति लागू करते समय JCI को होने वाले जो नुकसान की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी। हमारा अगला आर्टिकल है राष्ट्रपति निलयम के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में राष्ट्रपति निलयम में विभिन्न पर्यटक आकर्षणों का उद्घाटन किया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति निलयम ये शाब्दिक रूप से राष्ट्रपति भवन, जिसे मूल रूप से रेसिडेंसी हाउस के रूप नाम से जाना जाता है, ये भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। ये हैदराबाद तेलंगाना में सिकंदराबाद छावनी में स्थित है। ये भारत में प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में से एक है जो दक्षिण भारत में मौजूद एकमात्र है। जो राष्ट्रपति भवन जो ये होता है रेसिडेंसी हाउस होता है जो राष्ट्रपति का, जैसे जगह जगह होते हैं जो राष्ट्रपति जब यात्रा करते हैं तो वहाँ जहाँ रुकते हैं उसको रेसिडेंसी निवास बोलते हैं। ये देश के कई क्षेत्रों में होते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी हैं। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो रेसिडेंसी हाउस का निर्माण 1860 में ब्रिटिश रेजिडेंट के कंट्री हाउस के रूप में किया गया था। इसमें कई लड़ाइयों के बीच अपने सुरक्षित स्थान को देखते हुए इसमें षड़ स्थल के रूप में भी काम किया है इसने, जब भी लड़ाई होती थी तो इसको छुपने के लिए काम आता था। 1948 में हैदराबाद के कब्जे के बाद राष्ट्रपति का निवास स्थान बन गया ये, और भारत के राष्ट्रपति के दक्षिणी प्रवास के रूप में ये इसका उपयोग किया गया है। दक्षिण में भी जब भारत का राष्ट्रपति जाएगा तो यहीं वो ठहरते हैं। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम एक बार निवास में ये रुक सकते हैं और आधिकारिक कार्य करते हैं। इसका उपयोग गणमान्य व्यक्तियों के आने जाने की और अतिथि गृह के रूप में भी किया जाता था। राष्ट्रपति की वापसी, तो ये जब दिल्ली राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है और भारत के अन्य राज्यों के प्रमुख के लिए इसमें 2 रिट्रीट हैं।
एक राष्ट्रपति निलयम और दूसरा है शिमला में मसोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास है। मतलब दो ही है राष्ट्रपति रेसिडेंट इसमें, एक राष्ट्रपति निलयम ये हैदराबाद में है और दूसरा है शिमला में मसोबरा। शिमला की एक जगह है मसोबरा, वहाँ स्थित है। हमारा अगला आर्टिकल है शीतकालीन संक्रांति के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी 22 दिसंबर को वर्ष की सबसे पहली लंबी रात की तैयारी मतलब इसमें होती है। 22 दिसंबर सबसे लंबी रात, जिसे शीतकालीन संक्रांति के रूप में जाना जाता है। तो शीतकालीन संक्रांति ये वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और वर्ष की जो सुबह सबसे बड़ी मतलब रात 22 दिसंबर को होती है। तो इसमें पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 डिग्री 4 मिनट झुकी है। इसलिए यदि दिन के दौरान पृथ्वी ध्रुव सूर्य की ओर या उससे दूर है तो सूर्य जिस चाप से होकर गुजरता है वह वर्ष के दौरान ऊपर और नीचे गिरेगा। शीतकालीन संक्रांति तब होती है जब पृथ्वी का एक ध्रुव सूर्य के बहुत दूर होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में 21 या 22 दिसंबर और दक्षिणी गोलार्ध में 20 या 21 जून को पड़ता है। सॉलिस्टिस, ये जो मतलब संक्रांति शब्द है सॉलिस्टिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये लैटिन शब्द है जिसे सोलस्टिस ये सोलस्टियम के से बना है, जहाँ सोल का अर्थ होता है सूर्य और स्टिटियम का अर्थ होता है रुकना, यानी सूर्य का रुकना। तो शीतकालीन संक्रांति के दौरान दिन सबसे छोटे होते हैं और ये विभिन्न देशों में से जो उजाले की अवधि अलग अलग होगी, इसमें जो भी चमक होगी वो अलग अलग होती है। शीतकालीन संक्रांति कई संस्कृतियों में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूर्य के प्रतीकात्मक मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। स्टोनहेंज जैसे प्राचीन स्मारक शीतकालीन संक्रांति पर सूर्य उदय या सूर्य अस्त के साथ संरेखित है। दिसंबर का शीतकालीन संक्रांति तो यह तब होता है जब पृथ्वी का उत्तरी भाग सूर्य से सबसे दूर झुका हुआ होता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के प्रकाश की सबसे कम घंटे का अनुभव होता है इस दिन, और जिससे ये वर्ष का सबसे छोटा दिन होगा, जबकि रात सबसे लंबी होती है 22 दिसंबर को। शीतकालीन संक्रांति के बाद उत्तरी गोलार्ध में हर दिन ग्रीष्म संक्रांति यानी 20 और 22 जून के बीच वर्षा का सबसे लंबा दिन होने का और उससे लंबा होता है। ये घटना उर्सीड उल्कापात के चरम के साथ मेल खाएगी और ये एक वार्षिक प्रदर्शन जो उत्तरी गोलार्ध में होता है ये जब तक होगा जब तक पृथ्वी धूमकेतु के टटल 8 पी टटल द्वारा छोड़े गए मलबे से गुजरती रहेगी। हमारा अगला आर्टिकल है ब्लू सी ड्रैगन और ब्लू बटन के बारे में। तो ये है ब्लू सी ड्रैगन और ये है ब्लू सी बटन। तो आइए देख लेते हैं। अभी आमतौर पर गहरे समुद्र में पाए जाने वाले दो जहरीले समुद्री जीव ब्लू सी ड्रैगन और ब्लू सी बटन हाल समुद्री तट पर पाए जाने वाले चेन्नई के तट पर देखे गए हैं। ये समुद्र में जो रहने वाले जीव कभी कभी तूफान या कुछ समुद्री परिस्थितियों के कारण किनारे पर मतलब आ जाते हैं। अभी हाल ही में आए चक्रवात मिचोंग के कारण जो ब्लू सी ड्रैगन और ब्लू सी बटन चेन्नई तट से दूर चले गए हैं। ब्लू सी ड्रैगन के बारे में देखते हैं। तो ये इसे एंजल और ब्लू सी स्लग के नाम से भी जाना जाता है। यह पानी के अंदर रहने वाला एक अनोखा जीव है जिसमें छिपने की क्षमता होती है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्लोकस एंटलार्टिकस है। ये एक समुद्री स्लग है जो समुद्री जीवों का एक वर्ग है जो रंगों और आकारों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सेल रहित मोलस्क होते हैं। ये अधिकतर अटलांटिक प्रशांत हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में पाया जाता है। अक्सर ये गहरे समुद्र में देखे जाने वाले ब्लू सी ड्रैगन समूह में जाते हैं जिससे ब्लू फ्लीट्स नाम इनको मिला है। ये अन्य प्राणियों से खाए गए जहर को संग्रहित करेगा ताकि ये संपर्क में आने वाले विदेशी जो भी निकाय हैं उन पर जहर इंजेक्ट कर सके, लेकिन ये जहर घातक नहीं है। अब देख लेते हैं ब्लू सी बटन के बारे में। तो अभी जो ब्लू सी बटन यानी नीले बटन जैसी आकृतियों वाले मिलते जुलते एक जीव ये एकल जीव नहीं है बल्कि ये छोटे शिकारियों की बस्तियां हैं जिन्हें हाइड्राइड कहा जाता है। ये कॉलोनियां समुद्र के किनारे निष्क्रिय रूप से तैरती हैं। ये विशेष भूमिकाएं निभाती हैं। इसमें डंक मारना और शिकार करना, शिकारियों को कॉलोनी की रक्षा करना और अपनी तरह के और भी अधिक उत्पादन करना। इनका वैज्ञानिक नाम पोरपीटा है और ये अक्सर जेलीफिश से भ्रमित होते हैं। इनका वितरण प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागरों के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में पाया जाता है।
ब्लू बटन में एक नीला फ्लोट है जो एक सपाट गोलाकार डिस्क से बना है, जिसमें कई गैस से भरी ट्यूबें हैं और ये तैरती रहती हैं। ये ट्यूबें इस डिस्क से नीले जालों से ये घिरी होती हैं। इनके पास एक मैन ऑफ वार तंत्र है, जिसका अर्थ है कि वे अपने बचाव के लिए संपर्क में आने वाले किसी भी विदेशी शरीर को डंक मारने और उनके शरीर के अंगों को टेंटिकल्स का उपयोग करने के लिए करते हैं। इनका भी जहर घातक नहीं होता है। हमारा अगला आर्टिकल है चन्ना बारका के बारे में। ये मछली की एक प्रजाति है चन्ना बारका। तो ये अभी असम के वन विभाग ने अधिकारियों ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर 4.5 करोड़ रुपए मूल्य की एक 500 से अधिक चन्ना बारका मछलियों की तस्करी के प्रयास उसको रोका है, उनको पकड़ा है। तो चन्ना बारका, जिसे बारका स्टेक हेड के नाम से जाना जाता है, यह एक आदिम शिकारी मछली है और यह चन्नीडे परिवार की सदस्य है। पिपली चेंग या चेंग गराका ये चन्ना बारका का स्थानीय नाम है। ये पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के ऊपरी जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसकी स्थानिक है। स्थानिक मतलब कि वहीं पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। भारत में ये पूर्वोत्तर भारत के असम और नागालैंड राज्यों तक ही सीमित है, लेकिन ये दुर्लभ है और ये कभी संख्या में एकत्रित नहीं होती है। कहीं कहीं पाई जाती है, इकट्ठी नहीं पाई जाती हैं। इनका प्राकृतिक निवास तो ये आर्द्र भूमियों के किनारे के आसपास ऊर्ध्वाधर बिलों में निवास करती हैं और ये आमतौर पर सर्दियों के महीनों के दौरान सूख जाते हैं। मछलियाँ शुष्क सर्दियों के महीनों के दौरान उन्हें उनके शरण स्थल के रूप में उपयोग करती हैं और ये निवास स्थान में बाढ़ आने पर शिकार और प्रजनन के लिए उभरती हैं। अपना उस टाइम शिकार करती हैं और प्रजनन भी करती हैं। क्योंकि ये एक दुर्लभ सजावटी मछली है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी काफ़ी मांग है, इसलिए इसका अवैध व्यापार होता है और ये संवेदनशील है। संरक्षण की इसकी स्थिति तो ये कुल मिलाकर IUCN की रेड डेटा जो लिस्ट में अभी इसकी कमी के रूप में मूल्यांकन किया गया है। ये 2014 में IUCN द्वारा इसे निवास स्थान के नुकसान के कारण गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसको करा गया था। IUCN ने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में मूल्यांकन इसका किया गया है। तो इसका ये तभी ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाती है। इसका क्या नाम है? चन्ना बारका है। इसका IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये असम और मेघालय ब्रह्मपुत्र बेसिन पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। यहीं से अगर क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। बाकी आज के सारे हम आर्टिकल फिनिश करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।